और आज की कवर स्टोरी जुड़ी है भारत और कनाडा के संबंधों से जो ठीक नहीं चल रहे हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत अपने कड़े रुख पर अडिग है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत की भूमिका वाले बयान पर जस्टिन ट्रूडो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कनाडा की ओर से वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत की ओर से टिट फॉर टैट मूव इसे कहा जा रहा है और इससे एक और कनाडा को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि भारत किसी भी कीमत पर भारत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कनाडा की दलीलें सुनने के पक्ष में नहीं है। कनाडा के रुख के बाद भारत में कनाडाई हाई कमिश्नर कैमरून मैके को नई दिल्ली ने तलब किया था। इसके बाद एक वीडियो आया और उन्हें तनावपूर्ण बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के कार्यालय से बाहर निकलते हुए देखा गया। वीडियो में मैके तमतमाए हुए अपनी कार की तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। अपनी कार की तरफ जाते हुए उन्होंने मीडिया की तरफ देखा भी नहीं। ये अंदर जाने की उनकी तस्वीर, लेकिन जब वो बाहर आए तो तमतमाते हुए नजर आए, मीडिया से बचते हुए नजर आए, अपनी कार में बैठ गए और कार में बैठते वक्त उन्होंने कार का दरवाजा भी जोर से पीटा। विदेश मंत्रालय ने इसके बाद बयान जारी कर कहा कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज बुलाया गया और भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। जो संबंधित राजनयिक हैं उन्हें अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। ये फैसला, भारत सरकार ने साफ कहा कि यह फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। आज सुबह भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को बेतुका बताया और प्रेरित बताया और खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि हमने कनाडा के प्रधानमंत्री के उनकी संसद में दिए गए बयान और उनके विदेश मंत्री के बयान को देखा है और भारत उसे खारिज करता है। भारत ने अपने बयान में कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप ये बेतुके हैं और ये प्रेरित प्रतीत नजर आते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक देश है जो कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता रखता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और वे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह G20 सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि उनके देश में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर नकेल नहीं कसी जा रही है और उसी वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों पर तनाव किस कदर हावी है और आगे ये और बढ़ने वाला है। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की उस वक्त बड़ी फजीहत हुई, सामना करना पड़ा। हालांकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन काफ़ी उनकी आलोचना भी और एक तरह से न चाहते हुए भी उनकी फजीहत हो गई। और हुआ ये था कि उनका निजी विमान खराब होने की वजह से वो G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भी 2 दिन तक भारत में ही फंसे रहे। हालांकि लौटते ही उन्होंने अपनी संसद में बयान दिया कि जून में हुई खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंटों के बीच संभावित संबंधों को लेकर ऐसे आरोप हैं जिन पर विश्वास उन्हें किया जा सकता है। ये उनका बयान था, यानी कि वो साफ साफ कह रहे थे कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ है। और इसके बाद विदेश मंत्री मेलेनी जॉली का बयान भी आया। उन्होंने कनाडा में शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को बाकायदा निकालने का ऐलान कर दिया और यही वजह थी कि इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को निकाल दिया। और बाकी के जो बयान आपके सामने हैं सबके, लेकिन भारत और कनाडा के रिश्ते अब किस ओर जा रहे हैं ये थोड़ा समझना अब लाजमी होगा। और ये भी कि कनाडा का ये रवैया अब क्या कहता है, आगे अब किस तरह से रिश्ते
बढ़ेंगे और ख़ास तौर से खालिस्तान के मुद्दे पर अब दोनों देशों की राजनीति आगे क्या दिशा लेगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान एम्बेसडर शशांक इस वक्त हमारे साथ हैं। पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मर्मज्ञ भी हैं आप। शशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सुरेश के गोयल सर भी हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार आप भी हैं। एम्बेसडर गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शशांक सर, आपसे चर्चा की शुरुआत, इसे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कहा जा रहा है, ख़ासतौर से ट्रूडो और उनकी सरकार ने जो किया। कहा यह जा रहा है कि ये कदम मैच्योर कदम नहीं है, बड़ा एग्जैजरेटेड कदम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सर इस सिचुएशन को? देखिए, जहाँ तक कूटनीति का सवाल है, उसमें अगर मित्र देशों के बीच में अगर इस तरह की कोई खटास आ जाती है तो आपस में बातचीत कर ली जाती है और चुपचाप इस पे जो है कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस बार लगता है कि ये कनाडा में राजनीतिक कारणों से इसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना आवश्यक हो गया था और भारत को भी फिर उसी हिसाब से जो रेसिप्रोकल कार्रवाई करनी थी वो करी है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कनाडा भी हम सोचते हैं लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत ने कुछ आतंकवादियों को घोषित किया है और भारत के चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे इंटेलिजेंस या पुलिस की प्रणाली, उन्होंने सब कुछ मालूम करके ये सब मालूम किया है और सब देशों को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये लोग जो है भारत की जो है इंटीग्रिटी और यूनिटी को जो है हार्म करना चाह रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से G20 में देखिए ना, कितने पैराग्राफ, कम से कम 9 बार आतंकवाद का रेफरेंस आया है। और उसके बाद में अगर जो है भारत को राजनेताओं को, भारत के पुराने राजनेताओं के बारे में अगर इस तरह के वहां पर बयान आते हैं बहुत ही खराब और एक तरह से आतंकवाद फैलाने के लिए भारत के टुकड़े करने की बातें होती हैं और कनाडा उसमें कुछ नहीं कर पाता है, तो हम समझते हैं कि बहुत ही कमजोर सरकार की तरह से वो दिखाई देते हैं। और एक प्रकार से जिस तरह से उन्होंने पब्लिकली इसको कहा है अपने पार्लियामेंट के अंदर, तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो उनके घरेलू राजनीति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय जो उनके कमिटमेंट्स हैं, जो उनके जिम्मेदारियां होती हैं, वो इस समय मेरे ख्याल ध्यान में नहीं रखी गई हैं। तो ऐसे समय में मेरे ख्याल से दोनों देशों को, खास करके कनाडा को, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि पहले भी वहां से ऐसे इंसिडेंट्स हुई हैं। एयर इंडिया कनिष्का का प्लेन कनाडा के अंदर से ही उसको तैयार किया गया था वहां पे बॉम्ब वगैरह रखने के लिए और बहुत धीरे धीरे कार्रवाई चल रही थी। थोड़ी समय के लिए तेज हुई थी लेकिन फिर धीमी पड़ गई है। तो ऐसा लगता है कि कनाडा में जो है पूरी इच्छा शक्ति नहीं है किसी तरीके से भी जो आतंकवादी गुट वहां पे बैठे हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि इसको और मैच्योरिटी से डील किया जा सकता था, लेकिन डिप्लोमेट्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि शुरुआत कनाडा से हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह से एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स हैं, क्या उनकी आवश्यकता थी? गोयल सर, शशांक सर जो कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स संभवतः इतनी ज़्यादा हावी है ट्रूडो साहब के मन मस्तिष्क में कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि सही फैसला या एक मैच्योरिटी से लिए गए फैसले ठीक है, उनको अगर अपनी बात रखनी है तो उसके डील करने के कई तरीके हैं। इससे पहले जब वो 2018-19 में वो बड़ा भारत को आश्वस्त करते थे कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कोई अलगाववादी बयानात नहीं आएंगे आपकी शांति भंग करने के लिए। रिसेंटली उन्होंने ज़रूर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया अपने देश में, लेकिन कहा कि भारत के खिलाफ हेट्रेट या फिर हिंसा को हम बढ़ावा देने वाला किसी कदम को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अब इस तरह का उनका रवैया आप कैसे एनालाइज करेंगे? मैं देखता हूं कि कनाडा की सरकारें, खाली ट्रूडो की सरकार नहीं, इससे पहले भी जो सरकारें हैं, आपने नहीं, शशांक जी ने कनिष्का का जिक्र किया, मैंने सवेरे कहीं और प्रोग्राम में मैंने मेंशन भी किया था कि अगर हम कनाडाई सरकार का रवैया देखें शुरू से ही, इससे पहले 1976-74 में जब हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और कनाडा ने जो हमारे यूरेनियम की सप्लाई फौरन रोक दी थी हमारे बार्क में रिएक्टर के लिए,
इसके अलावा फिर वो जो रोकने के बाद में 20 सालों गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, मेरे को याद भी नहीं, लेकिन उन्होंने शुरू नहीं करी अपनी ही वजहों से ये। तो मैं ये देखता हूं कि पहली बात तो ये है कि कैनेडियन सरकार का रवैया भारत के लिए शुरू से ही कुछ ऐसा रहा है, नासमझी वाला या कुछ एक्सट्रीम वाला, कि भारत तो अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको हमारी बात को सुनना चाहिए। अगर हम ट्रूडो की बात लें कि उनकी कुछ मजबूरियां, लोकल पॉलिटिक्स की मजबूरियां रही होंगी, मैं इस बात को ज्यादा तरजीह इसलिए नहीं देता हूं कि जहां अगर ट्रूडो को उनकी जरूरत है अपने वोट के लिए, उन लोगों को भी ट्रूडो की जरूरत है ताकि वो कनाडा में ठीक से रह सके, अपना काम कर सके, अपने जो उनके ऑपरेशन चल रहे हैं चल सके। तो अगर ट्रूडो साथ में नहीं होंगे, उनको भी दिक्कत होगी। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि डिपेंडेंस खाली एक तरफा है। कुछ ऐसा जरूर है कनाडा में जो भारत के खिलाफ या भारत के साथ मजबूरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उनको आने के लिए मजबूर कर देता है। कनिष्का की बात देख लीजिए, कौन सी मजबूरी थी उस टाइम पर कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेंगे, चलता रहेगा वो ये, जिनके सिर के जिम्मे इतने सोइयों आदमियों की हत्या का एक मामला है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप आज की बात देख लीजिए, वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, भारत के खिलाफ ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, और अगर भारत कोई ऐसा काम करेगा तो ये हमारी संप्रभुता पर अटैक है ये। अब वहां पर जो एक ग्रुप है खालिस्तानी आतंकवाद का, उन्होंने कल ही हमारे एक कांग्रेस लीडर थे पाकिस्तान, ये पंजाब में, उनकी हत्या कर दी, बल्कि ओन अप क्या कि हाँ हमने की है, तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी ये? तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये खाली ये एक उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। देयर इज समथिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल में जरूरी है कि कनाडा को ये ठीक से जताया जाए कि अगर हमारे को आपकी जरूरत है, आपको भी हमारी उतनी ही जरूरत है। ताली दोनों हाथों से बचती है, एक से नहीं बचती है। और अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है ये। अल्टीमेटली वो जो जमाना था कि हम जो है इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, एड के लिए लोगों के पास जाएगा, तो वो तो दिन नहीं है अब। भारत में एक अपनी आर्थिक शक्ति है, तो उस आर्थिक शक्ति को देखते हुए हमारी अपनी एक कॉन्फिडेंस से, ट्रस्ट है, उसको देखते हुए एब्सोल्युटली मैं आऊंगा सर, किसको कितनी जरूरत है, थोड़ा सा इस पर भी एनालिसिस बहुत जरूरी है, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन शशांक से मैं इस बीच एक हमारा जो सहयोगी चैनल है वियॉन, उस पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं जो बता रहे हैं कि अब ट्रूडो साहब कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि देखिए मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा हूं इंडिया को, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस मसले को आप देखिए। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब आ रहे हैं कि सही टोन क्या होना चाहिए। इससे पहले वियॉन के ही हवाले से जो हमारे पास जो खबर है वो ये कि ट्रूडो साहब ने अपने जो क्लोजेस्ट अलाइज है, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो या फिर अमेरिका हो, तीनों के राष्ट्राध्यक्षों को ब्रीफ भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा आश्वासन उनको वहां से मिला नहीं, तीनों जगह से। और इनफैक्ट ऋषि सुनक तो कह रहे हैं कि साहब हमारी ट्रेड डील पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिलहाल। तो आप क्या देखते हैं, कनाडा अगर कोशिश भी कर रहा होगा कि भारत के खिलाफ जाकर वो एक तरह से लॉबिंग कर पाए, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भारत का जो रुतबा बढ़ा है या जो साख बढ़ी है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? ट्रूडो साहब क्या कह रहे हैं दुनिया में जाके? ट्रूडो साहब कोई आज तो नहीं कह रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि जब जून से ये घटना घटी है तब से ही वो कह रहे होंगे, क्योंकि ये रेगुलर इनका आपस में 5i करके एक जुड़ाव है, जिसमें हर इंटेलिजेंस के मसले पर आपस में इनमें बातचीत की जाती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज करा गया है, पहले से चल रहा है मसला। इसके बाद भी G20 में अगर भारत को सफलता मिली है तो ये खाली भारत के ही मैंने कहूंगा कि उनके श्रेय नहीं है, बल्कि जितने भी और G7 के और देश हैं सब इसमें जुड़े हैं। हम तो बल्कि सोचते थे कि शायद कनाडा भी उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके की हरकत करी है तो ऐसा लगता है कि उनके जो घरेलू राजनीति है, मुझको लगता है ये है कि वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है उनके ऊपर। और खाली चुनावों की बात नहीं है, मुझे लगता है कि सरकार चलाने की भी बात चल रही है। तो अब यही है कि जो भारत के और क्वाड के पार्टनर्स हैं या और पार्टनर्स हैं हमारे, जैसे इंग्लैंड की बात करी आपने,
कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि एफटीए हमारा तो ठीक चल रहा है। तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि वो इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर लोकतांत्रिक प्रणाली के देश आप कहते हो भारत को, और उसको आप ये नहीं मानते हो कि ये जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी डेंजर में आ गई है, तो कम से कम आप अपने देश में जो है डेमोक्रेसी को और सिक्योरिटी जो है उसको डेंजर में मत लेकर आइए। अगर जैसे भारत में आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, वो चले गए, तो ट्रूडो साहब क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर उनके जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उनको अपनी छवि बना के रखनी है, तो वो उनको कहना चाहिए कि भाई ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये इस तरह के सहयोग ऐसे लोगों से जो और देशों में आतंकवाद फैलाते हैं, और देशों के जो हमारे मित्र देश हैं उनके राजनेताओं के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं, कुछ को मार भी देते हैं। तो हम इस तरह की नहीं घटना चाहते हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये मसला भारत को बायलैटरल तो लेना चाहिए G20 के देशों के साथ में, और बाकी जितने भी हमारे समूह हैं सब में लेना चाहिए, खास करके FATF में, कि जो भारत के डिक्लेयर टेररिस्ट हैं उनको किस किस देश में समर्थन मिल रहा है, उन सब देशों को पूरे तरीके से स्टडी करना चाहिए कि उनको ग्रे लिस्ट में या किसी और लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डालना आवश्यक हो जाता है। एब्सोल्युटली। और देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और गोयल सर के पास मैं दोबारा आना चाहूँगा जहाँ पर उन्होंने अपनी बात पिछली दफ़ा ख़त्म की थी कि किसको किसकी आवश्यकता है बदलते दौर में। अगर आप ट्रेड देखेंगे दोनों के बीच में तो 25% ज़रूर बढ़ा है बीते कुछ वक्त में, लेकिन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि किस डिपेंडेंसी किसी पर ज़्यादा है। इनफैक्ट कुछ बातों में तो कनाडा में हम जॉब क्रिएट भी कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज ने 4.92 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, $4.92 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। कहा यह भी जाता है कि 17 से 20 हज़ार जॉब हमारी कंपनीज ने, जो वहाँ पर CIA की ये रिपोर्ट है उसके हवाले से मैं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा एक मेजर जो पार्ट है वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा का है, जो लगभग 3% की आबादी वहाँ पर है, 1.2 मिलियन इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं वहाँ पर, और बड़े काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं। इसके अलावा कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़ा डेस्टिनेशन रही है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। लगभग 3,20,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो 2022 के अंत तक वहाँ पर थे। कुल मिला के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें उनका 40% हिस्सा भारतीय बच्चों का वहाँ पर जाता है। और स्वाभाविक रूप से जो इंटरनेशनल एजुकेशन में जो कनाडा का जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो बताता है कि इंडियन स्टूडेंट्स $4.9 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वहां की इकोनॉमी में। तो ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पर कनाडा को बहुत सारी चीजों में हमारी आवश्यकता है। हम तो अपना कुछ फिर भी देख लेंगे। तो सर, द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से भी कनाडा के लिए उचित नहीं होगा कि वो एस्केलेट करे चीजों को? बिल्कुल, अगर हम किसी भी तरह से देखें, चाहे हम देखें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या जो हम फंड्स रिपैट्रिएट करते हैं कनाडा में, आपने एजुकेशन का सिलसिला दिया, लेकिन एजुकेशन के अलावा और भी काफी चीजें हैं जहां हमारे यहाँ से फंड्स का इनफ्लो होता है। तो अगर देखा जाए तो कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है एक तरह से बैलेंस रिलेशन है, और दोनों ही तरफ से है ये। तो अगर उसको देखते हुए किसी भी वजह से अगर कनाडा को ये एक लगता है अपनी समझ में कि वो भारत की जो सेंसिटिविटीज है उनको अनदेखा कर सकते हैं, तो वो गलत होगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए बाकी जो देश हैं G7 के, उनके समझाने से ट्रूडो में थोड़ी समझ आती है और वो समझते हैं कि वो भारत से फिर दोबारा राजीनामे के लिए हाथ बढ़ाए, तो मेरा ख्याल है कि अब ये समय आ गया है कि हम खाली एक इस वाले इंसिडेंट को छोड़ करके, क्योंकि ये तो अभी हुआ है, कल दोबारा हो सकता है, फिर दोबारा हो सकता है, हम अपना जो एक संबंध है उसको लॉन्ग टर्म व्यू से देखें और ये कहें कि अगर हमको जो हमारी बीच की पार्टनरशिप है अगर उसको वाकई में बढ़ाना है तो हमें ये कदम लेने होंगे, वरना फिर ऐसा हाल होगा कि आप कुछ सोचेंगे, हम कुछ सोचेंगे और दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं बना रहेगा। तो मेरा ख्याल है रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म से और थॉरोली रिव्यू करने की जरूरत है, और ये समय सही है कि अगर कनाडा गेटिंग डाउन फ्रॉम द हाई हॉर्स, लुक एट इंडिया एज एन इक्वल।
बिल्कुल शशांक सर, लेकिन जी। जिस मोड़ पर अभी दोनों देशों के रिश्ते पहुंच चुके हैं, और जैसा हम अभी जिक्र कर भी रहे थे कि ये इस तरह के एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाना, ये बहुत सारे दुनिया के लोगों को चौंका रहा है कनाडा के हिसाब से। ठीक है, उनकी अपनी घरेलू राजनीति एक वजह हो सकती है, लेकिन जो जेस्चर है वो काफी ज्यादा एग्रेशन वाला है। वो लग नहीं रहा है कि वो डिप्लोमेटिकली इसको सुलझाना चाह रहे हैं या बात सुनना चाह रहे हैं एटलीस्ट। तो ये बात अब आगे किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी सर आपको, और भारत को इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, भारत ने तो हमेशा से यही बात कही है कि हम कनाडा के साथ में और भी जितने हमारे G20 के साथी देश हैं, सबके साथ में अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहते हैं। और हम खाली यही चाहते हैं कि जो कमिटमेंट्स उसमें करे गए हैं, उनके ऊपर जो हमारे मित्र देश हैं वो उसको पूरे तरीके से एडहियर करें उसको। अगर कनाडा किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो प्राइवेटली भारत को बताते हैं कि भाई हम ये हमारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे तरीके से आपके साथ में हैं कि आतंकवाद हम नहीं फैलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बातें नहीं उठती। अगर किसी ना किसी तरीके से वहां पर उनके मुझे लगता है कि उनके यहाँ भी अच्छी स्ट्रांग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्ट्रांग पुलिस है। उन्होंने जब कभी एक्शन लेना चाहा अपने ट्रकर्स वगैरह के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट, लोकल कम्युनिटीज के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लिया है। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ यही है कि जो भारतीय समाज वहां पर है, और जिसमें खास करके कुछ एक्टिविस्ट, खालिस्तानी एक्टिविस्ट या जो भारत में आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को उनके हाथ में उन्होंने दे दिया है अपना सारा सारा अपीजमेंट की पॉलिसी कि भाई वो कहते हैं हम आपको 10,000 या 20,000 वोट लेकर आ जाएंगे। अब बजाय इसके कि वो मालूम करें कि वाकई में उनके पास 10,000 20,000 वोट है या 100-200 ही वोट है, और जबरदस्ती उनकी बात सुनी जानी चाहिए इस तरीके से। तो मैं समझता ये हूँ कि ये कैनेडियन सरकार ने जो है, ये उनकी अपनी कमजोरी दिखाते हैं कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जो अंदरूनी सुरक्षा की वो है तंत्र है, वो मालूम नहीं कर पा रहा है कि इनकी आंखें में ताकत कितनी है और क्या इनका जरिया है, किस तरीके से ये बाकी समाज को अपने उसमें दबा के रखना चाह रहे हैं डर में। या तो उनको किसी से धमकी दे रहे हैं, उनको किसी तरीके से, क्योंकि जब बड़े चुनाव होते हैं उसमें हार जाते हैं, लेकिन वैसे धमकी देते रहते हैं। तो मुझे लगता ये है कि जरूर ये जो है खाली भारत में ही आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, कनाडा के अंदर भी आतंकवाद फैलाने की इनकी इच्छा रहती है। कैनेडियन सरकार के लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत समाज जो है वहाँ का, चाहे सिख समाज हो, चाहे और कम्युनिटी के लोग हों, सब पे जो है वो इस तरीके के जरूर हरकतें करते होंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये यहां पर समझना बड़ा आवश्यक है गोयल सर कि आज जो रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं खास तौर से यूके और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि सिमिलर खालिस्तानी जो मूवमेंट का एक राइज आप कहें या जो चिंताएं वहां से आई हैं, वो ब्रिटेन से भी आई हैं और हाल ही में कनाडा से भी काफी आई हैं। वहां पर भी भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं। मेरी खुद वहां पर रहने वाले कुछ भारतीयों से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वहां पर खालिस्तानी समर्थक जो है वो एग्रेशन के साथ आ रहे हैं, और उनकी नाराजगी भी थी कि ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन जिस मैच्योरिटी से एल्बनीज ने वहां पर दिखाया और भारत को भरोसा दिलाया कि हम काम कर रहे हैं, भारत को आश्वासन मिला वहां से। इनफैक्ट कैनबेरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल से वहां के हिसाब से, वो हमारे यहाँ से तो आज ही थी वो कॉन्फ्रेंस, लेकिन कल वहां जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एल्बनीज कह रहे को सीधा सीधा पूछा गया कि देखिए साहब, वहां तो कनाडा वाले तो ऐसे जवाब दे रहे हैं और आप मोदी जी को बॉस बोलते हैं। तो उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस रिपोर्टर को चिल आउट रहने को कहा। तो वो इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, और उसी तरह से हम ऋषि सुनक साहब का भी देख रहे हैं। तो सिमिलर सिचुएशन है, ऐसा नहीं है खालिस्तानी की प्रॉब्लम वहां नहीं है, लेकिन वो दोनों देश बड़ी मेजॉरिटी से हैंडल कर रहे हैं। इधर ट्रूडो साहब का अलग टोन है, तो कुछ सीखना चाहिए सर इनको, ट्रूडो साहब को, इन दोनों देशों से। मैं छोटे में एक बात कहूंगा कि G7 कंट्रीज का जो बिहेवियर है, अगर आप उनको कंपेयर करेंगे तो सातों देशों में एक फर्क जो आता है कि कनाडा के अलावा बाकी सारे मुल्क वो चीन के खिलाफ देख रहे हैं कि चीन ने विश्व में क्या जो बचा रखा है कि एक चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, और अपने ही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यूएसए को ले लीजिए आप, यूएसए, फ्रांस, यूके, सभी देश जो है चीन के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझको याद नहीं पड़ता कि पिछले कुछ महीनों में
मैंने कनाडा के यहाँ से चीन के खिलाफ जो चीन का बर्ताव रहा है, एक्सपेंशनिस्ट, कॉलोनियलिस्ट, जो सब जगह अपना असर फैलाना चाह रहे हैं, कि उन्होंने चीन के खिलाफ कभी भी एक लफ्ज कहा हो। बस इतना कहूंगा मैं अभी, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये अब थोड़ा सा देखना होगा कि दोनों देशों के संबंध किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा जो खबरें वही आ रही हैं कि वो सफाई दे रहे हैं कि साहब मैं तो प्रोवोक नहीं कर रहा था, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि थोड़ा सा एड्रेस करें इशू को प्रॉपरली। अब देखते हैं भारत की तरफ से उनका ये जो थोड़ा सा शिथिलता वाला रवैया है ट्रूडो साहब का, देखते हैं कि उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कोशिशें जितनी भी हो पैसिफाई करने की इस पूरी रो को नाराज बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया ट्रूडो साहब ने, और भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहा जा रहा है कि ये वो कदम नहीं होना चाहिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। शशांक सर, थैंक यू सो मच सर। सुरेश गोयल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारी कवर स्टोरी। तो संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज से संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में शुरू हो गई है। इससे पहले सांसदों ने पुराने संसद भवन में फोटोशूट भी करवाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में पहली बार सदस्यों को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बिल का नाम महिला वंदन अधिनियम होगा। कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी थी। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। अधिनियम के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। विपक्ष का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। विपक्ष कहता है कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए ये पेश कैसे कर दिया गया। इस पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोडेड है। बिल को जब सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले कॉपी को सांसदों को देना जरूरी होता है। विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। ये कार्रवाई से संबंधित जो पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी बातें हैं वो चलती रहेंगी, संसद के भीतर उन्हें सुलझाया भी लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप ये महिला आरक्षण विधेयक का भविष्य क्या देख रहे हैं? दीपक जी, ये एक देश के लिए जरूरी प्रावधान है और पिछले 3 दशकों की इसकी यात्रा ये जाहिर करती है
और अगर हमारे यहाँ पर संविधान के हिसाब से जो त्रिस्तरीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो पंचायतों के स्तर पर पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण है, जिसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन से प्रावधान किए गए थे। पिछली बार पिछले 3 दशकों से क्यों ये मामले अटके, और स्टैंडिंग कमेटी में भी, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में भी इस बारे में विस्तार से पिछली बार रिपोर्ट है, और उनसे अगर सबक लिया जाएगा तो शायद इस कानून को पारित करने में, लागू करने में आसानी रहेगी। और जो 3 सबसे बड़ी अड़चनें हैं, एक अड़चन पुरानी है और 2 अड़चनें नई हैं। पहली सबसे बड़ी अड़चन ये है कि जनगणना 2021 की नहीं हुई है, और पिछली बार 1971 की जनगणना के अनुसार 1976 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसके हिसाब से देश में औसत 10 लाख लोगों में एक सांसद है। अब आबादी बढ़ गई है 51 करोड़ से बढ़ते हुए, और काफी 121 करोड़ थी पिछली बार की आबादी। तो नई आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन होना है, जिसके लिए संसद में ज्यादा सीटें भी हैं, और ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी, और उसी समय महिलाओं के सीटों के बारे में भी निर्धारण होगा। ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि SC/ST के लिए तो इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन पिछली बार गतिरोध हुआ था OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। धीरे धीरे आरक्षण की जिस तरीके से मांग बढ़ती जा रही है, तो अब EWS की भी कैटेगरी आ गई है, उसके बाद दिव्यांगों के बारे में भी है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी है, और अब LGBT की भी एक नई कम्युनिटी के बारे, रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान की बात हो रही है। तो उसका संबंध है जातिगत जनगणना से। तो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना हो, उसके आंकड़े सार्वजनिक हो, तो एक नए बर्रे के छत्ते की तरफ एक उसकी शुरुआत होगी, एक जो जहां पर विवाद होगा। तीसरा सबसे बड़ा विषय है कि ये जो संविधान संशोधन है, इसको संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, लेकिन इसमें राज्यों की विधानसभा की सीटों के बारे में भी प्रावधान बदलेंगे। इसलिए इसमें आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन होना जरूरी है, और इसके आगे भी विवाद हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा की सीटें प्रभावित होंगी, तो प्रभावित होने वाले राज्य मांग कर सकते हैं कि उनकी सहमति और अनुमोदन जरूरी किया जाए। तो ये संवैधानिक चुनौतियां और अड़चनें आने वाले समय में हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो परिसीमन वाला जो मसला है 2026 वाला, उसमें क्योंकि लिखा हुआ है, इसलिए ये 2024 में तो नहीं होगा। तो ये मान के चले कि हम 2029 में जो चुनाव होंगे, अगर पूर्णकालिक सरकार रही अगली, तो ये तभी लागू हो पाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो? जी, मोटे तौर पर तभी लागू हो पाएगा, लेकिन अगर 2026 के डिलिमिटेशन के बाद किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए और एक देश एक चुनाव अगर लागू नहीं होता है, तो उसके बाद किसी विधानसभा में इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन उसका जो टर्म रहेगा वो 3 विधानसभा 15 साल के आसपास ही रहना चाहिए उसका, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बताइए सर कि सीटों का चुनाव कैसे होगा, कि किस सीट पर यह आरक्षण लागू होगा? देखिए, यहीं पर पूरा पेंच है कि किस सीट पर लागू होगा, और उसमें एक नए किस्म के विवाद की गुंजाइश बढ़ती है, क्योंकि आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी और उसके लिए संसद में ज्यादा सीटों का प्रावधान है। और आबादी जो पिछले कई सालों से, दशकों से बढ़ी, उत्तर भारत के कुछ राज्यों की ज्यादा बढ़ी है, और दक्षिण के राज्यों में एक प्रतिरोध है कि वहां पर विकास कार्य ज्यादा होने से, आबादी में नियंत्रण करने से उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, और वो जो सीटें बढ़ेंगी, वो बढ़ी हुई सीटें महिला सीटों के लिए बढ़ाई जब जाएंगी, तो वो वहां पर कैसे बढ़ाई जाएंगी, यह पहला प्रश्न है। दूसरा, क्या रोटेशन होगा कि एक सीट इस बार इधर रहेगी, क्योंकि 1/3 सीटें हैं, और अगर हर 5 साल में सीटें रोटेट हो जाएं, तो देश के सभी सीटों में महिलाओं की रिजर्वेशन की एक सिचुएशन बन सकती है। और तीसरी स्थिति यह है कि जब रिव्यू की बात है, तो अमेरिका में भी 1951 में 2% महिलाएं थी वहां पर लोअर हाउस में, और आज की तारीख में वहां पर 24% के आसपास हैं। भारत में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। तो अगर 3 राउंड में पूरे भारत की सारी सीटों को महिला सीट अगर कर दिया जाए, तो वो जो महिला सशक्तिकरण है, जो प्रतिनिधित्व है, उसका बगैर रिजर्वेशन के जो 15 साल बाद रिव्यू की बात हो रही है, तो हो सकता है कि फिर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़े।
अच्छा, इसमें ये रोटेशन का क्या चक्कर है कि नेक्स्ट टाइम जो सीटों पर आरक्षण है वो रोटेशन के आधार पर हो सकता है, हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जाएंगी, तो फिर ये तो बदलती रहेंगी, इसका मतलब? नहीं, परिसीमन और रोटेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। परिसीमन की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की जाती है, उसका भौगोलिक आकार डिसाइड किया जाता है और उसमें कितने टोटल वोटर्स हैं उसका संतुलन बनाया जाता है। तो लोकसभा की सीटों का या विधानसभा के सीटों का परिसीमन होने के बाद उसके बाद उसमें किस सीट को महिला सीट आरक्षित घोषित करना है, वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं है। लेकिन परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसमें लंबा समय लगता है, जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए परिसीमन और परिसीमन के बाद उसका जो रोटेशन है, तो रोटेशन करना एक वो सिर्फ नंबरिंग की बात है कि पहले कहां पर होगा, और मोटे तौर पे जब 1/3 सीटें हैं और 15 साल का अगर रिजर्वेशन है तो कहीं ना कहीं हर कंस्टिट्यूंसी का एक बार नंबर आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है विराग जी, मैं इस सवाल को कहीं पढ़ भी रहा था, मैं यहाँ पर रिपीट भी करना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहें। इन सीटों पर जहाँ पर ये रिजर्वेशन होगा, अगर वहाँ उन सीटों पर कोई महिला एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहे तो क्या उसकी अनुमति होगी? देखिए, ये तो इसका महिला रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। जो चुनाव लड़ने के बारे में जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार ही लोग सीटों में चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि एक महिला अगर दूसरी जगह से चुनाव लड़ सकती कि नहीं लड़ सकती, इसके बारे में अलग से प्रतिबंध अगर लगाए जाएंगे तो युक्त संगत प्रतिबंध नहीं माने जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़े सवाल ये हैं कि SC/ST के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है और उसके भीतर महिलाओं का आरक्षण जब किया जाएगा और जो बकाया बंद 1/3 सीटों में महिलाओं का आरक्षण होगा, उसके भीतर आरक्षण होंगे कि नहीं होंगे, कोटे के भीतर कोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भारत में आने वाले समय में जो सबसे बड़े 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो संवैधानिक चुनौतियों से भरपूर हैं, उसमें पहला आरक्षण है, महिला आरक्षण उसी का ही एक प्रकार है। दूसरा जो पुरानी पेंशन स्कीम है और तीसरा जो फ्री बीज हैं, जो रेवड़ियां हैं, ये तीनों बातें हैं जो आने वाले चुनावों का एजेंडा तय करेंगे। इस वजह से महिला आरक्षण सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, इसके बहाने आरक्षण की पूरी एक बहस है, वो बहस कई उसके आयाम खुलेंगे। और वो शुरू भी हो चुका है। मायावती जी का बयान में सुन रहा था कि 33 क्यों 50% करिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके अंदर OBC और आरक्षण के अंदर आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, तो एक नई बहस इससे खुलेगी। लेकिन आखिरी सवाल बिल्कुल सिंप्लीफाई अगर हमारे लिए आप कर पाएं कि ये जो संसद के भीतर बात चल रही है कि साहब आपने तो कॉपी दी नहीं सारे सांसदों को, उसको आपने पेश कर दिया, हम चर्चा कैसे करें? ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो फ्लोर के अंदर ही इनका समाधान निकलेगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में अब क्या क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, इसमें जो कॉपी देना या नहीं देना, इसके पीछे दो बातें हैं, सियासत है और डिजिटल है। तो डिजिटल में ये कि सरकार का कहना है कि अपलोड कर दिया गया, लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन परंपरागत सिस्टम अभी भी है कि सर्कुलेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब नई संसद हाईटेक है तो सरकार का मानना है कि ये सर्कुलेट कर दिया गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो पुराने इसके पहले कई सारे बिल पेश किए गए थे, राज्यसभा में भी बिल एक पारित हो गया था, तो उस पर भी विवाद चल रहा है कि विपक्ष का कहना है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है क्योंकि राज्यसभा सतत बरकरार रहती है, जबकि सरकार का कहना है कि पुराना कोई भी बिल लंबित नहीं है। तो ऐसे कानूनों में सामान्यतः संसदीय समिति को विचार करना पड़ता है। तो प्रश्न इस बात का है कि संसद के इस विशेष अधिवेशन में प्रतीकात्मक तौर पर इस बिल को पेश करके महिला शक्ति के सशक्तिकरण का एक शंखनाद किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कानून की प्रक्रिया बताई जा रही है उससे साफ है कि 2024 के चुनावों में शायद इन कानून इस प्रावधान का पालन हो पाए, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखती है।
अब प्रश्न इस बात का है कि जब संसद में अगर लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल अपने आप रद्द हो जाएगा, तो क्या इसको राज्यसभा में पेश करके या इसको संसदीय समिति के पास भेज करके किस तरीके से आगे की प्रक्रिया किया जाए, कैसे इसमें राज्यों की सहमति लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यह संवैधानिक विषय से ज्यादा सियासी विषय है, इसीलिए सारी पार्टियां इसको समर्थन करती हैं और सारी पार्टियों की सरकारों में इस तरह के बिल आए हैं। यह बिल भी पुराने बिल का ही मोटे तौर पर, उसमें दो बड़े प्रावधान नहीं है, एक एंग्लो इंडियन वाला नहीं है और दूसरा जो 15 साल वाली बात है, लेकिन इसमें एक सर्वानुमति बनाने के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक राजनीतिक मसला भी रहा है। हालांकि तमाम पार्टीज जो हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए कांग्रेस हो या बीजेपी, श्रेय लेने की होड़ जरूर है। ये कहते हैं कि साहब हम तो बहुत पहले से हैं, लेकिन सवाल इन दो राजनीतिक दलों के अलावा जो महिला आरक्षण का समर्थन करने वाले दल हैं, उनसे ये भी पूछा जाता है कि ठीक है 33% आरक्षण का विधेयक तो अब आप लाए या पहले लाए, उसका समर्थन अब कर रहे हैं या पहले, वो अलग बात है, लेकिन टिकट देने में आपने कितनी बार 33% महिलाओं को टिकट देने में अपनी रुचि दिखाई? तो ये सवाल भी पॉलिटिकल पार्टी से बार बार पूछा जाएगा। बिल्कुल विराग जी, आ रहा हूं आपके पास। 20 वर्ष में लगभग 60% महिला सांसदें बढ़ी हैं, लेकिन आज भी किसी राज्य में 15% से ज्यादा महिला विधायक नहीं है, अगर आप एवरेज देखेंगे। और छत्तीसगढ़ में ही है बस मेरे ख्याल से 14% के आसपास, और मिजोरम जैसे राज्य भी हमारे पास हैं जहां पर एक भी महिला नहीं है। तो ये स्थिति इस देश की। अब इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद कुछ राह जरूर खुलेगी, प्रतिबद्धताएं दिखेंगी। विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे संक्षेप में। दो छोटी बातें। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला कि आजादी के बाद लगभग 7500 देश में सांसद हुए, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 600 के आसपास थी। लेकिन जब संसद में ये कानून बन गया या इस पर जब विचार विमर्श चालू होगा, तो जो अगला लॉजिकल बात होगी वो जुडिशरी में आरक्षण की बात होगी, क्योंकि जुडिशरी में महिला आरक्षण की बात काफी सालों से चल रही है और जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वहां पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर आरक्षण है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ कॉलेजियम सिस्टम से होता है, तो वहां पर आरक्षण कैसे हो, और जब वो आरक्षण हो महिलाओं का तो फिर दूसरे प्रकार के आरक्षण की बात होगी। तो ये बल्ले का छत्ता है जिस पर अभी आने वाले समय में और कई सारे उसमें आयाम खुले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक ऐसा पौधा है जो जितना आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा, उतनी इसकी शाखाएं भी फैलती रहेंगी। और बहुत सही आपने कहा, इसमें जुडिशियरी है, इनफैक्ट इसमें सब चीजें बात होंगी। इन जी बिजनेस पे हम एक लगातार इस पर वृहद चर्चा भी कर रहे हैं कि कॉरपोरेट से लेकर जुडिशियरी से लेकर सब जगह महिला भागीदारी की स्थिति क्या है। और अब आरक्षण की बात चल पड़ी है तो फिर क्या उस पर भी बात होनी चाहिए या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, धन्यवाद। ये थी आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। बिजनेस डेटा के इस्तेमाल से बैंकों और एनबीएफसीज के लिए लोन देना दिन ब दिन आसान होता जा रहा है। इस डेटा से कारोबार की और कारोबारी की सही आर्थिक स्थिति का अंदाजा लग जाता है और इसीलिए देश के हर दिग्गज बैंक और एनबीएफसीज का फोकस इन दिनों अपनी एमएसएमई लोन बुक को बढ़ाना है। बिजनेस डेटा से क्रेडिट की आसानी पर देखिए हमारी सहयोगी एकता सूरी की ये रिपोर्ट। बिना झंझट, बिना बैंक के चक्कर लगाए या बिना कुछ गिरवी रखकर बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हो रहा है। खास तौर से छोटे व्यापारियों के लिए सरकार और देश के दिग्गज बैंक और एनबीएफसी इस दिशा में जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। एक जमाना था जब बैंकों के लिए कारोबारियों को लोन देना काफी लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता था, क्योंकि बिजनेस के मॉडल और कारोबारियों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने में काफी वक्त जाता था। लेकिन अब बैंक कारोबारी के बिजनेस डेटा का इस्तेमाल करके लोन तेजी से बांट सकते हैं। इस बिजनेस डेटा में जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह शामिल है। इस जीएसटी के डेटा से हम लोग एक उसकी हिस्ट्री बना लेते हैं कि इनकी रेगुलरिटी क्या है, इनकी कितनी इनवॉइसेस इन्होंने इशू की हैं, कितनी इनकी सेल्स हुई हैं, उनकी परचेसेस कितनी हुई हैं। इसके बेसिस पे
व्हाट वी आर कमिंग आउट इज जीएसटी सहाय के नाम से एक ऐप ऑलरेडी बन चुकी है, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और इसमें बिना कोलैटरल का इनवॉइस फाइनेंसिंग हम लोग कर रहे हैं। खासकर जीएसटी इनवॉइस के आधार पर बैंक और एनबीएफसी आसानी से स्मॉल टिकट लोन तो एक दिन में सैंक्शन कर रहे हैं। The payment details are now digitally available. Because of GST, the invoice details are available. Because of accounting packages built by Indian entrepreneurs, the accounting details are available. The tax returns are available. So all this data can be packaged, signed securely, given to a lender to make a lending decision. They will use an AI platform to decide. So all the pieces are in place now. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन हब भी जल्द से जल्द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिससे छोटे कारोबारी और स्टार्टअप में उतरने वाले लोगों के लिए लोन आसानी से सैंक्शन करने में मदद मिलेगी। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में एमएसएमई और स्टार्टअप का एक बड़ा योगदान होगा, इसलिए सरकार इनकी मदद से तेज और आसान लोनिंग से राह आसान बना रही है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। अनंतनाग में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला आतंकवादियों से चुन चुन कर आखिरकार ले लिया। लश्कर तैयबा के आतंकी उजैर खान और उसके साथी को पीर पंजाल की पहाड़ियों में ही मार गिराया गया है, जहां वो पिछले 7 दिनों से छिपे बैठे थे। आखिरकार पीर पंजाल की दुर्गम और चुनौती भरी पहाड़ियों पर आतंकवादियों की कब्र खोद दी गई। घने जंगलों के बीच अपने बिलों में छिपे बैठे आतंकियों को भारत के सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। अनंतनाग एनकाउंटर में जवानों की शहादत का बदला 7 दिन में पूरा हो गया। एनकाउंटर का मास्टरमाइंड आतंकवादी उजैर खान को सेना ने मार गिराया, उसके साथ एक और आतंकी भी मारा गया है। आतंकी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद बताया कि लश्कर कमांडर का शव मिल गया है, लेकिन तलाशी अभियान अभी जारी है। 13 तारीख को भारतीय सेना के वीर सपूतों पर धोखे से हमला कर उन्हें मारने वाले मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के आतंकी उजैर खान को ढेर कर दिया गया। आतंकी उजैर कोकरनाग के नागम गांव का ही रहने वाला था। 26 जुलाई 2022 से वो रिकॉर्ड के मुताबिक लापता था। गायब होकर लश्कर आतंकी बन चुका था और वांटेड आतंकियों की A+ कैटेगरी में भी शामिल था। 10 लाख के इनामी आतंकी के साथ एक और आतंकवादी भी 72 हुरों की दुनिया में भेज दिया गया है। पिछले 7 दिनों में अनंतनाग में सेना की ओर से अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। भारतीय जवानों ने कसम खाई थी कि जब तक एक भी आतंकी जिंदा है, वो पीर पंजाल के पहाड़ों की चुनौतियों के बीच किसी भी आतंकी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल 13 सितंबर को कायर आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही इन आतंकियों को मिटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये सभी आतंकी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में 12 से 20 फीट गहरी गुफाओं में छिप गए थे, लेकिन ड्रोन की नजर और लगातार रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाए जाने के बाद आतंकियों का अंत आखिरकार हो ही गया। पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री से निकलने वाले आतंकवादियों को एक बार फिर समझ आ गया होगा कि बच नहीं पाओगे। अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।